हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन में आपका होस्ट नवीन जौहर। और आज के इस कन्वर्सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि वो 10 कौन से फैक्ट है जिसकी वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी का जो ग्रोथ मॉडल था वो टोटली अब कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले 6 महीने से वेस्टर्न मीडिया के अंदर, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, कंसिस्टेंटली इकोनॉमिस्टों ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो एक बहुत, जब हम ग्रेजुएशन में थे तो डिस्कस किया जा रहा था कि बेसिकली ये कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल नहीं है। तो आज वो इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि वो वक्त आ गया है जो ये बबल फट चुका है और आगे आने वाले पीरियड में भी चाइना जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली गिरती जाएगी। कहीं 8% पे ग्रोथ रेट था और वो गिर के 4% पे आ गया है, और इन फ्यूचर में भी वो ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तमाम वो डिस्कस करेंगे कि इनका ग्रोथ का मॉडल क्या रहा, क्यों वो सस्टेनेबल नहीं था, और आज चाइनीज़ इकोनॉमी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स राइज हो गई है। तो तमाम मैं बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और हम उससे ये भी सीख ले सकते हैं कि हमारे लोकल लेवल पे चाइनीज़ इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आई है उससे हम कैसे हम भी अवेयर हो सकते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में एक डॉनबुस लॉ है जो कहता है कि इकोनॉमिस्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने में जो वक्त लगता है, कहीं एक्चुअल में उससे वक्त ज़्यादा लगता है। और जो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो इसका जो रेट होगा, उस रेट से एक्चुअल में जो रेट होता है वो कहीं ज़्यादा फास्टर्स होता है, उसमें कोलैप्स करने का जो रेट होता है वो। तो सेम अब यही हैपन होता हुआ दिखाई दे रहा है चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ। मैं 2012-13 से सुनता आ रहा हूँ कि ये चाइनीज़ इकोनॉमी का मॉडल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और प्रॉब्लम्स आएगी। तो अब ये लगता है कि प्रॉब्लम्स आ गई है। और कोरोना के अंदर ये बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे कि कोरोना के बाद में चाइनीज़ इकॉनमी बहुत, जब ज़ीरो कोविड पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो कोविड पॉलिसी से चाइना बाहर आ जाएगा तो इकॉनमी एकदम रिवाइव करेगी। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि अमेरिकन इकॉनमी के अंदर डेफिनेटली रिसेशन होने वाला है, लेकिन टोटल हुआ उसका रिवर्स है। अमेरिकन इकॉनमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बूम होने की वजह से इकॉनमी में रिसेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो चाइना के अंदर जो प्रिडिक्शंस था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो टोटली उसके अगेंस्ट परफॉर्म किया है। तो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ जो इकॉनमी है, चाइनीज़ इकॉनमी के ग्रोथ का जो मॉडल है, उसका जो मॉडल का बबल्स है वो अब फट चुका है। तो देखिए, हम कुछ फिगर से ये बात डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हो चुका है और कैसे आईएमएफ का जो अभी आउटलुक आया है उसमें आईएमएफ ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि इन फ्यूचर में चाइनीज़ का कोई इकॉनमी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइनीज़ ग्रोथ मॉडल रहा क्या, कैसे उन्होंने 15 साल के अंदर जो $18 ट्रिलियन का इकॉनमी इतना जल्दी टाइम में खड़ा कर लिया। तो देखिए, चाइनीज़ इकोनॉमिक जो ग्रोथ मॉडल है वो बेसिकली कंज्यूमर के कॉस्ट पर प्रोड्यूसर रहा है। यानी वहाँ कोई कंसिस्टेंटली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बेनिफिट करने वाला ग्रोथ नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल रिप्रेशन हुआ है। फाइनेंशियल रिप्रेशन का मीनिंग है कि वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो सोशल सिक्योरिटी है उसका जो नेट है वो बहुत वीक रखा। और दूसरा, सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम रखा गया। तो जब आप सोशल सिक्योरिटी नेट को वीक रखते हैं तो जो लेबर होती है वो कंज्यूम कम करती है और बचत करने की ज़्यादा सोचती है अपने सेफ्टी के फीचर से। और जब आपका इंटरेस्ट रेट उनको कम मिलता है उस सेविंग के ऊपर, तो उनका जो कंजप्शन के प्रति जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो वीक रहता है। और जो जो लेबर है वो कंसिस्टेंटली कंजप्शन जो है वो कम करती है। तो आप देख पा रहे हैं ये फिगर के अंदर कि 2000 के बाद में कंसिस्टेंटली चाइना के अंदर कंजप्शन जो है उसका रेट गिरा है। जनरली एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम देखते हैं एडी के अंदर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है। तो जो सी का पोर्शन होता है वो मेजोरिटी के अंदर अगर हम देखें यूएस के अंदर तो वो 75 से अबो रहा है कंजप्शन का पार्ट। जापान में देखें, आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो वो 60 के नियर अबाउट रहा है। अगर इंडिया का देखें जो कंजप्शन का पोर्शन है वो 55 के नियर अबाउट रहा है। लेकिन चाइना में वो गिर करके 40 के आर पार आ गया है, राइट। तो चाइना ने वो जो सेविंग हुई लेबर की, और वो सेविंग को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट को सपोर्ट किया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि चाइनीज जो ग्रोथ मॉडल है
वो कंज्यूमर के कॉस्ट पर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट ड्राइवन जो ग्रोथ का एक जो बबल्स था बेसिकली। और आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर जो रियल स्टेट है उसका जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो कहीं ना कहीं 25% से अबव है। तो बेसिकली क्लियर नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और रियल स्टेट में पैसा डाल करके और एक ग्रोथ मॉडल का जो बबल्स क्रिएट किया। और इसी के बारे में इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि ये जो ग्रोथ मॉडल है ये कंसिस्टेंटली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में बैलेंस बनाने वाला नहीं है और ये कभी फटेगा। तो देखिए सबसे उस जब चाइना ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया 2000 के बाद में, तो वहाँ पर कंसिस्टेंटली कंजप्शन कम हुआ, सेविंग ज़्यादा हुई, गवर्नमेंट ने वो सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और रियल स्टेट में डाला। लेकिन चाइना के अंदर उस टाइम में वर्क फोर्स भी बढ़ा, जो डेमोग्राफिक बेनिफिट भी उनको मिला, प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ी और एक ग्लोबल सिनेरियो बना। डब्ल्यूटीओ में जब यूएस चाइना को लेके आया तो ऐसा लग रहा था कि चाइना उससे कहीं गेन करेगा, यूएस ने भी गेन किया, चाइना ने भी गेन किया। तो टोटल ये जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर है उसकी वजह से चाइना को बहुत बेनिफिट हुआ, इकॉनमी जो है वो उन्होंने $18 ट्रिलियन पे आ गए। लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स हैपन हुई है चाइनीज़ इकॉनमी के अंदर वो कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि देखिए, अगर मैं आपसे फर्स्ट फिगर के अंदर बात करूं कि रियल स्टेट के अंदर, तो आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं कि रियल स्टेट का जो कंस्ट्रक्शंस हैं एंड जो सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर डाउन हो गया है। डाउन इसलिए हो गया कि चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर 2020 के अंदर एक पॉलिसी आई जिसको बोला गया 3 रेड लाइन पॉलिसीज़। उसके अंदर गवर्नमेंट को लगा कि जो डेट है वो जीडीपी का कहीं चाइनीज़ इकोनॉमी पे 300% हो गया और वो सस्टेनेबल नहीं है। तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो सस्ते रेट पे जो रियल स्टेट को लोन दे रही थी, वो लोन का जो एक्सेस है वो बंद हो गया। उसकी वजह से वहाँ पर जो रियल स्टेट का जो बूम था वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। और जिन लोगों ने वहाँ पर जो रियल स्टेट में परचेजिंग कर रखी थी उनको लग रहा था कि गेन होगा, वो गेन होना भी वहाँ पर प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया। तो उन लोगों को भी कोई गेन नहीं हुआ, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो कंसिस्टेंटली अब डाउन हो गया। तो आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर का जो कोस्ट कॉन्फिडेंस है वो कंसिस्टेंटली 2020 के बाद में डाउन हुआ है। जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस गिरता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा था उसके ऊपर उसका जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक ग्लोबल लेवल पे बना है जिसमें डी कपलिंग की चाइना से बात चल रही है, तो चाइना ने जितना सोचा था, ये चाहे चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो या जो अलग कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे उनका रेल रोड हो, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे। तो चाइना के अंदर कंसिस्टेंटली जो रियल स्टेट में डाउनफॉल हुआ है और जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है उससे क्लियरली वहाँ पर जो जो तीसरा फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइस फॉल होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि अब इस टाइम के अंदर हम देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन है नियर अबाउट 4 to 5% के आर बार, ऐसा ही समथिंग यूरो जोन में देखें, जापान में अगर आप फिगर देख पा रहे हैं। लेकिन चाइना के अंदर जो है वो बेसिकली डिफ्लेशन हो गया। और आप सब लोग जानते हैं कि जब डिफ्लेशन होता है तो रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि चाइना के अंदर जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो जो पिछले 3 डेकेड का सबसे ज़्यादा रियल इंटरेस्ट रेट है, राइट। तो इसके बाद में आपने देखा कि रियल इस्टेट में वहाँ इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर गया और डिफ्लेशंस उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और एक चाइनीज़ इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि उनका जो गवर्नमेंट का डेट है वो बेसिकली जीडीपी का 300% हो चुका है, राइट। क्योंकि जो इकोनॉमिक मॉडल था वो बेसिकली डेट ड्राइवन मॉडल था इकोनॉमी के अंदर, और उसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का जो डेट है आप देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर वो सबसे ज़्यादा रहा है। फिर चाइना के अंदर पिछले 22 के अंदर जो डेटा आया है कि डेमोग्राफिक उनका जो पॉपुलेशन है वो गिरना
स्टार्ट हो गया है। और आप सब लोग जानते हैं, बेसिक सोलो मॉडल में हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पॉपुलेशन ग्रो करती है, उसी रेट से भी इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ रेट को बढ़ावा मिलता है, डिमांड और सप्लाई दोनों की साइड से। तो वहाँ पर जो लेबर फोर्स है चाइना के अंदर, वो कंसिस्टेंटली आप फिगर में देख पा रहे हैं, वो गिरना स्टार्ट हो गया और आगे का भी प्रोजेक्शन है कि ये गिरेगा। कहीं 2023 के अंदर जो डेटा आया है वो कहीं 83 मिलियन चाइना के अंदर लेबर फोर्स कम हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि लेबर फोर्स कंसिस्टेंटली इस फिगर के अंदर चाइना में जो है वो गिरा है, राइट। अगर एक बात और करें कि वहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में अगर हम एक बात देखें तो जो जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है कोविड के बाद में, कि क्लियरली एक दुनिया को पता लग चुका है कि जो ग्रोथ है आज के टाइम में वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन है। और यूएस ने जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो चाइना के ऊपर उसके प्रति सेंक्शन लगा दिया गया है कि कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को डिलीवरी नहीं होगा। कि उससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ के बाद में जो चाइना को यूएस लेके आया ग्लोबलाइजेशन में, उसकी वजह से अमेरिकन जो कंपनियां है, वो बहुत कंपनियां जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई, टेक्नोलॉजी बेस्ड जब इनकम होती है तो 100 रुपये का जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो चाइना को 20 रुपये मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो इनोवेशंस जिस कंपनी ने किया है उसको 80 रुपये आता है। तो बहुत सारे अमेरिका के अंदर बिलीनियर्स बने चाइना की वजह से। नो डाउट दुनिया को भी फ़ायदा हुआ उसकी वजह से। लेकिन जो चाइना ने अपनी इकोनॉमी के अंदर जो मॉडल फॉलो किया गवर्नमेंट के सपोर्ट से और कंज्यूमर की जो कंजप्शन है उसको दबा करके, वो आज क्लियरली सामने आ चुका है। तो देखिए इसकी वजह से वहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट रियल बढ़ चुका है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस यानी खर्चा करने पर कम है, डिफ्लेशंस हैं, रियल इंटरेस्ट रेट हाई हैं, गवर्नमेंट का डेट हाई है। और जो ग्लोबल सैंक्शन लगने जब स्टार्ट हुआ है तो चाइना ने इस सब को जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया। और यूरोप के अंदर जो डिमांड बढ़ रही है ग्रीन गुड्स की, जैसे सोलर्स के हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनने वाले हैं, तो चाइना ने उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। लेकिन आप फिगर में कंसिस्टेंटली देख पा रहे हैं कि जो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं 2015 के बाद में। तो ट्रेड बैरियर्स चाइना के अंदर बढ़ा है, तो जो ग्रीन गुड्स हैं वो भी उनका जो एक प्रोसेस था इकोनॉमी को बूस्ट करने का सप्लाई साइड से, वो भी चाइना ने परफॉर्म नहीं किया है। तो बेसिकली अगर हम देखें ये आईएमएफ का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इन सब जो आपने फिगर्स देखा है उसके बेस के ऊपर कि चाइनीज़ इकोनॉमी उसकी वजह से कंसिस्टेंटली जो है वो डाउन जाएगी। डेट कंसिस्टेंटली चाइना के अंदर बढ़ा है क्योंकि डेट ड्राइवन ग्रोथ मॉडल था। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब आपकी डिफ्लेशन हाई होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो होता है और रियल स्टेट भी वर्क नहीं करता है, और जो इंटरनेशनल बैरियर्स अगर आप पे लगने लग जाते हैं तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी कम होने लगता है, तो आपकी कंट्री से आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले अगर हम पीरियड में देखें तो पिछले साल में चाइना के अंदर कहीं 344 बिलियन का डॉलर का एफडीआई आया है, लेकिन वो पिछले ईयर के अंदर जो गिर करके ओनली 33 बिलियन डॉलर रह गया है। तो आप देख सकते हो और नेट चाइना के अंदर से आउटफ्लो हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि चाइनीज़ को इकोनॉमी में जो इकोनॉमिस्ट है, चाइनीज़ इकोनॉमी को जो एक मॉडल देने वाले हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि डेट इतना बढ़ गया है कि और डेट जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है उसको सस्टेन नहीं करेगी। तो जब ऑलरेडी आपने अपने सारे रास्ते बंद कर लिया, कि जब ऐसी मजबूरी आती है, जैसा ये सेम प्रॉब्लम जापान में भी 70s में आई थी, लेकिन जापान ने उसको हैंडल किया और कंसिस्टेंटली 5 डिकेड तक ग्रोथ किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम चाइनीज़ इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है कि इकोनॉमी इन सब प्रॉब्लम से जब घिर चुकी है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 40% जीडीपी का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए उस इकोनॉमी के अंदर, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बैलेंस करे। लेकिन 40% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट करना कहाँ से गवर्नमेंट और डेट लेगी जो ऑलरेडी डेट हाई है।
लेकिन अब चाइना उसका हल तलाश रहा है। बेसिकली वो कंज्यूमर को ढूंढ रहा है ग्लोबल साउथ के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर। देखती है अगर नेक्स्ट 4 या 5 साल के अंदर ऐसा होता है, देन तो चाइनीज़ इकॉनमी फिर हो सकता है कि इकॉनमी ट्रैक पे आ जाए। लेकिन जो करंट के हालात देखें, उसको देखते हुए लग रहा है कि जब सारे फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं और आपको उसको सपोर्ट करने के अंदर कुछ बचता, सपोर्ट करने के लिए आपके ऑलरेडी आप वीक हो, तो इकॉनमी डेफिनेटली कोलैप्स करती है। लेकिन एक बात हमें यहाँ भी समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल में आ रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रहे हैं, जितना एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है चाइनीज़ इकॉनमी के अंदर, वो एक वेस्टर्न मीडिया का एक नैरेटिव है। क्योंकि एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है चाइनीज़ के इकॉनमी के अगेंस्ट। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इकॉनमी जो है वो कंसिस्टेंटली जो प्रॉब्लम में फंस चुकी है और उसका समाधान सॉल्यूशंस जल्दी नज़र आने में नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज़ से हमें समझना ज़रूरी है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कि अगर आपने सोशल सिक्योरिटी नेट वीक रखते हो तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो कंजप्शन है वो कंसिस्टेंटली गिर जाता है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो हमेशा एक बैलेंस इकॉनमी के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, कंजप्शन और प्रोडक्शन के अंदर। एंड आई थिंक चाइना ने इस बात को टैकल नहीं किया और आज उनके सामने चैलेंजेस जो है वो खड़ा हो गया। और एक बात क्लियर भी ये लग रहा है कि जब से यूएस ने देखा है कि भाई चाइना जिस रेट से कन्फ्लिक्ट में उनके सामने आ रहा है, जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है दुनिया में, तो चाइन यूएस ने कंसिस्टेंटली जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो बाइडन ने जो जब से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर आईफोन 15 मिल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में जब आईफोन 17 आ जाएगा तो चाइना में वो 15 ही मिलता रहेगा। तो वाजिब सी बात है। तो एक क्लियर ये बात है कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं जाएगी। तो चाइनीज़ इकॉनमी के अंदर तमाम ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, इस एंगल से सोचिएगा। और हो सकता है ये डेटा आपके पास ऑलरेडी हो, लेकिन मैंने एक अपना व्यू डालने का कोशिश किया है, वो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।